व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू द क्रैश कोर्स, जो कि आप लोगों के साथ में चल रहा है क्लास 12 एग्जाम्स वाले स्टूडेंट्स के लिए जो अभी टर्म 2 का एग्जाम दे रहे हैं। उसके पहले अभी बहुत सारे बच्चों का कमेंट आएगा कि सर नए सेशन का क्या कर रहे हो, नए सेशन का क्या कर रहे हो। तो गाइस, नए सेशन के लिए भी प्लानिंग चल रही है। हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं, कुछ अमेंडमेंट कर रहे हैं आप सभी लोगों के लिए। एक बार वो हो जाए फिर हम लोग बिना किसी स्टॉप के धनाधन पढ़ना चालू कर देंगे। अच्छा, बहुत सारे बच्चे बोले कि सर क्रैश कोर्स आपने बोला था 1 महीने में करवा दोगे, फिर 1 महीने में क्यों कंप्लीट नहीं हुआ? क्योंकि बेटा आपकी एग्जाम की डेट्स ऐसी आई। अब आप देखो, अमृता मैम का जो बायोलॉजी का एग्जाम होने वाला है वो 30 मई को होने वाला है। सो गाइस, अमृता मैम क्योंकि क्रैश कोर्स में जल्दी पढ़ाने वाले थे, वो अब थोड़ा हमने डिसाइड किया कि डिटेल में आराम से पढ़ाएंगे ताकि आप लोगों को बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ने का टाइम मिल जाए। अपना केमिस्ट्री का एग्जाम 7 मई को है, मतलब थोड़ा जल्दी होने वाला है। इसलिए आप देखो, हमने 3 चैप्टर निपटा लिए, चौथे चैप्टर पर आ गए, फिर हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स बचेंगे। तो क्रैश कोर्स चल रहा है अपने पेस पे और आराम से कंप्लीट हो जाएगा, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो गाइस, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें आपका जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, आपका सेंट्रल मेटल एटम होता है, इज बॉन्डेड टू अ लिगेंड या लाइगेंड, इज बॉन्डेड टू अ लाइगेंड और लिगेंड थ्रू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से ये अटैच होता है। ऐसे कंपाउंड्स को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोला जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों। नाउ कुछ इंट्रोडक्शन की बात करें तो भैया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हमारे लिए कहां-कहां जरूरी है? आप लोगों ने सुना होगा पौधे हरे होते हैं, प्लांट्स हरे होते हैं क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल होता है। आपका ब्लड लाल होता है क्योंकि हमारे अंदर हीमोग्लोबिन होता है। तो ये कुछ पिगमेंट्स, ये जो आपके कुछ नेचुरल पिगमेंट्स होते हैं ये। उसके अलावा आप लोगों को आए दिन विटामिन B12, आप लोग विटामिन वगैरह की गोलियां वगैरह तो खाते होंगे, विटामिन B12 वगैरह की टैबलेट वगैरह आप लोग लेते होंगे। तो गाइस, ये सब कंपाउंड जो होते हैं ये क्या है? ये सब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अच्छा, उसके अलावा आप लोगों ने एक मेडिसिन का नाम सुना होगा, चैप्टर 1 क्लास 11 सिस्प्लेटिन, सिस्टेक्सोल। ये सारी मेडिसिन क्या है? ये सब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है। ये दोनों कैंसर ट्रीटमेंट के काम में आती है। तो ये सब आप लोगों के लिए आपकी डे टू डे लाइफ में ये सारी चीजें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाली होती है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेनिंग होती है। नाउ मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम लोग यहाँ पर वर्नर थ्योरी की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द वर्नर थ्योरी, तो गाइस वर्नर ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट ऑब्जर्व करा। वर्नर के पास में कंपाउंड था COCl3.6NH3 था क्या? लेट मी चेक। हाँ जी, 6NH3। ये इनको येलो कलर का दिखाई दे रहा था। फिर इनके पास में कंपाउंड था COCl3.5NH3। इसका कलर हम लोग एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। इसका कलर इनको पर्पल दिखाई दे रहा था, बिल्कुल पर्पल 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 पर्पल। फिर एक था COCl3.4NH3। इसका कलर इनको दिखाई दे रहा था ग्रीन, इसका कलर इनको दिखाई दे रहा था ग्रीन। और एक और कंपाउंड था COCl3.4NH3 और इसका इनको कलर दिखाई दे रहा था वायलेट। तो अब यहां पर हमारे जो वर्नर थे, उन्होंने इसके साथ में बड़ा इंटरेस्टिंग सा खेल खेला। उन्होंने क्या करा? इसके साथ में बड़ा इंटरेस्टिंग सा खेल खेला। उन्होंने यहां पर इसका ट्रीटमेंट सिल्वर नाइट्रेट के साथ में कर दिया। उन्होंने यहां पर इसका ट्रीटमेंट क्या करा? सिल्वर नाइट्रेट के साथ किया। उन्होंने यहां पर पाया कि उन्हें 3 मोल सिल्वर नाइट्रेट की जरूरत पड़ी। सर 3 मोल सिल्वर नाइट्रेट की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि यहां पर 3 सिल्वर थे, यहां से 3 क्लोरीन के साथ में 3 मोल्स ऑफ AgCl बनके ये बाहर हो गया। लेकिन जब उन्होंने
इस वाले कंपाउंड के साथ में सिल्वर नाइट्रेट का ट्रीटमेंट करा तो उनको एक बड़ा अजीबोगरीब बात पता चली। उन्होंने बोला इवन दो यहां पर भी मेरे पास में क्लोरीन के 3 एटम्स अवेलेबल हैं, आई हैव 3 एटम्स ऑफ क्लोरीन, लेकिन यहां पर उनको सिर्फ 2 मोल्स ऑफ AgNO3 ही यूज में आया और बाहर यहां पर 2 मोल्स ऑफ AgCl ही प्रोड्यूस हुआ। मतलब अवेलेबल 3 क्लोरीन थे, लेकिन 3 में से 2 क्लोरीन ही सिल्वर क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करके बाहर निकले। यहां पर उनको बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट एक और नजर आया। उन्होंने बोला यार यहां पर भी मेरे पास में 3 क्लोरीन अवेलेबल है, लेकिन मुझे यहां पर सिर्फ एक सिल्वर क्लोराइड, सिर्फ और सिर्फ एक सिल्वर क्लोराइड मिला। मतलब यहां पर इन कंपाउंड्स के अंदर सब में क्लोरीन का नंबर सेम होने के बावजूद AgNO3 के साथ में अलग प्रकार की रिएक्शन हो रही है और अलग प्रकार का प्रोडक्ट मिल रहा है। तब जाकर उनको एक बात समझ में आई कि यार हो ना हो अपने को इनका जो स्ट्रक्चर है, एक बार स्ट्रक्चर को डिटेल में जाकर देखना पड़ेगा। तब उनको यह बात समझ में आई कि ये जो कोबाल्ट है, इस कोबाल्ट के साथ में ये जो NH3 है, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाकर जुड़ा हुआ है। यानी कोबाल्ट और अमोनिया के बीच में, यानी हमारा ये जो अमाइन है, यहां पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसको अमाइन बोलते हैं, अमाइन के साथ में ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से लिंक्ड है और क्लोरीन के 3 आयन बाहर है। दूसरे वाले केस में उन्होंने देखा कि क्योंकि यहां पर अमोनिया NH3 अमाइन 6 की जगह 5 हो गया। देखो ऊपर 6 अमाइन थे, यहां पर 5 ही अमाइन है। तो कोबाल्ट की तो आदत है 6 लिगेंड से जुड़ने की, कोबाल्ट की तो आदत है 6 लोगों से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने की, तो उसने एक क्लोरीन को अंदर ले लिया। अब बाहर क्लोरीन 2 ही बचे हैं। और तीसरे वाले केस में और चौथे वाले केस में उन्होंने यहां पर ये ऑब्जर्व करा कि यहां पर अमोनिया जो है वो तो 4 ही है, तो 2 क्लोरीन अंदर आ गए और 1 क्लोरीन ही बाहर है। तब जाकर यहां पर आपके वर्नर को एक इंटरेस्टिंग बात पता चली कि ये जो कोबाल्ट है, ये कोबाल्ट आपका सेंट्रल मेटल एटम है। सेंट्रल मेटल एटम से ये जो जुड़े हुए हैं ये आपके लिगेंड्स कहलाते हैं, ये आपके लिगेंड्स हैं। कोबाल्ट आपका सेंट्रल मेटल एटम है और सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है। और ये जो बाहर इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इट इज कॉल्ड एज काउंटर आयन। ये क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों? इट इज कॉल्ड एज काउंटर आयन। अब इसके बेसिस पर हमें वर्नर ने बोला कि आपके इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, इस कंपाउंड को उन्होंने नाम दे दिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पास में 2 तरीके की वैलेंसी होती है। पहली वैलेंसी होती है आपकी प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी वैलेंसी होती है आपकी सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी which can also be called as coordination number, which can also be called as coordination number। प्राइमरी वैलेंसी बेटा वो जो आयोनाइज हो जाए, प्राइमरी वैलेंसी वो जो आयोनाइज हो जाए। तो यहां पर आप देखो पहले वाले केस में ये पूरे के पूरे तीनों के तीनों क्लोरीन आयोनाइज होकर बाहर निकल गए। मतलब यहां वाले केस में ये तीनों के तीनों क्लोरीन आयोनाइज होकर बाहर चले जाएंगे, तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी हो गई 3। लेकिन यहां पर सिर्फ 2 ही क्लोरीन है जो काउंटर आयन के फॉर्म में बाहर अवेलेबल है, तो इस वाले की प्राइमरी वैलेंसी हो गई 2 और इस वाले की प्राइमरी वैलेंसी हो गई 1। क्या है बात समझ में आई? तो वर्नर ने हमें बताया कि एक कोऑर्डिनेशन सॉल्ट के अंदर, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर 2 तरीके की वैलेंसी होती है। पहली वैलेंसी होती है प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी मतलब उसके कितने आयन आयोनाइज होकर बाहर निकल सकते हैं। और प्राइमरी वैलेंसी पता लगाने का बेस्ट तरीका क्या है? काउंटर आयन देख लो। काउंटर आयन मतलब ये जो तुम्हारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, ये जो तुम्हारा स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर तुमको जो दिख रहा है ये तुम्हारा काउंटर आयन है, और जितने काउंटर आयन उतनी प्राइमरी वैलेंसी। और दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? जो तुम्हारे नॉन आयोनाइजेबल है,
जो तुम्हारे नॉन आयोनाइजेबल आयंस है। और ये नॉन आयोनाइजेबल आयंस पहचानने का तरीका क्या है, लिगेंड्स गिन लो, ये तुम्हारे लिगेंड्स ही है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ लिगेंड्स, नंबर ऑफ लिगेंड्स, आपके कितने लिगेंड्स अटैच्ड है, नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल एटम। तो यहां पर आप देखो, यहां पर भी सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, यहां पर आपकी सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, यहां पर सेकेंडरी वैलेंसी ये भी 6 है भाई, 5 अमाइन 1 क्लोरीन, यहां पर भी आपकी सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, 4 और 2 6। क्या ये बात समझ में आई? दिस इज योर वर्नर थ्योरी, यही है आपकी वर्नर थ्योरी। और वर्नर थ्योरी में एक और पॉइंट बताया गया कि ये जो आपको सॉल्ट दिखाई दे रहा है ये एक पर्टिकुलर शेप वाला होता है। जैसे यहां पर अगर कोबाल्ट की बात करी जाए तो कोबाल्ट एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री लेकर अमाइन या क्लोरो के साथ में जुड़ता है और एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को फॉर्म करता है। तो बेसिकली ये जो तुम्हारे सॉल्ट होते हैं इनकी अपनी खुद की एक प्रॉपर हाइब्रिडाइजेशन और अपना खुद का प्रॉपर एक ज्योमेट्री होता है। तो ये ज्योमेट्री को ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बोला जाएगा। यहां पर +3 चार्ज होगा और इसे बैलेंस करेंगे 3 क्लोरीन। क्या ये बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? सो दिस इज योर वर्नर थ्योरी, यही है आपकी ओवरऑल वर्नर थ्योरी। और इसे उन्होंने नाम दिया कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रॉन, कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रॉन। क्या एक चीज समझ में आई? या पॉलीहेड्रा लिख लो, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में से पॉलीहेड्रा बोला गया है। ठीक है, नोट कर लो, पॉलीहाइड्रा, HYDRA, हेड्रा थोड़ी होगा, HYDRA, पॉलीहाइड्रा। ठीक है प्यारे बच्चों, अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट, ग्रेट। तो वर्नर थ्योरी आप लोगों को समझ में आ गई, प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी निकालना आ गई। यहां पर आप देखो, यहां पर इन्होंने जो सॉल्ट लिया था इसमें 3 क्लोरीन बाहर थे, तो यहां पर इसको 3 मोल ऑफ AgNO3 लगा होगा, जिसमें से 3 सिल्वर 3 क्लोरीन को लेकर 3 मोल्स ऑफ AgCl बन के बाहर हो गए होंगे। यहां पर आप देखो आयोनाइजेशन के लिए सिर्फ 2 ही क्लोरीन अवेलेबल है, यहां पर आयोनाइजेशन के लिए सिर्फ 1 ही क्लोरीन अवेलेबल है, इसलिए 1:1 का रेशियो आया इलेक्ट्रोलाइट का। यहां पर भी 1:1 का आया क्योंकि एक क्लोरीन ही बाहर जाएगा। यहां 1:2 का आया, मतलब 2 क्लोरीन बाहर जाएंगे, और यहाँ 1:3 का आया क्योंकि यहाँ से 3 क्लोरीन बाहर जाएंगे। आपको एनसीईआरटी सॉल्व करनी पड़ेगी इसके लिए। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट है ना कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। देखो बेटा, डबल सॉल्ट के अंदर क्या होता है, डबल सॉल्ट इज बेसिकली अ मिक्सचर और अ कॉम्बिनेशन, इट इज बेसिकली अ मिक्सचर और कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्ट्स in a stoichiometric ratio, salts in a stoichiometric ratio, and they ionizes completely, and they ionizes completely in water। मतलब कि इसके अंदर एक से ज्यादा टाइप की सॉल्ट होगी स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो में, और मेरे प्यारे बच्चों ये पानी में जाने के बाद पूरी तरीके से आयोनाइज हो जाएगा। समझ में आ रही बात? फॉर एग्जाम्पल कार्नालाइट, फॉर एग्जाम्पल कार्नालाइट, कार्नालाइट क्या है, KCl एक सॉल्ट, MgCl2 ये दूसरी सॉल्ट, दोनों 1:1 के रेशियो में है, और इससे 6 वाटर के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। अगर आपने इसको वाटर में डाल दिया, इसको अगर आपने इसके एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करी, तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों आपको एक तो K पॉजिटिव मिलेगा अलग, एक आपको Mg डाई पॉजिटिव मिलेगा अलग, एक क्लोरीन ये और 2 क्लोरीन ये, टोटल 3Cl नेगेटिव आपको अलग मिलेंगे, और ये 6 वाटर मॉलिक्यूल पानी के अंदर जाकर मिक्स हो जाएंगे। तो आपने देखा कि ये सॉल्ट कंप्लीटली आयोनाइज हो गया। ऐसे सॉल्ट को डबल सॉल्ट बोलते हैं, ऐसे सॉल्ट को डबल सॉल्ट बोलते हैं। लेकिन अगर मैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की बात करूं तो व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लेक्स सॉल्ट? बेटा, complex salt are nothing but those salt that retains their identity, in aqueous form also, in aqueous form also। For example, अगर आपके पास में K4FeCN6 टाइप का कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। अब आप खुद जानते हो, अभी वर्नर अंकल ने हमको सिखाया है कि ये जो है ये तुम्हारा इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है,
तो ये तुम्हारा काउंटर आयन हो गया। काउंटर आयन मतलब प्राइमरी वैलेंसी। यहां पर 6 लिगेंड्स है और जितने लिगेंड्स वही तुम्हारे कोऑर्डिनेशन नंबर और वही तुम्हारी सेकेंडरी वैलेंसी। तो यहां पर सेकेंडरी वैलेंसी 6 हो गई, यहां पर प्राइमरी वैलेंसी 4 हो गई। तो जब ये अपने एक्वस फॉर्म में जाएगा तो आप मुझे बताओ ना, ये और ये में से आयोनाइजेबल कौन है? सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी 4 पोटेशियम के फॉर्म में बाहर चली जाएगी और बाकी तुम्हारे स्क्वायर ब्रैकेट में FeCN6 के ऊपर -4 चार्ज आ जाएगा। तो क्या ये पूरी तरीके से आयोनाइज हुआ? नहीं, FeCN6 ने अपने आइडेंटिटी को रिटेन कर लिया। तो ऐसे सॉल्ट्स को मेरे प्यारे बच्चों क्या बोला जाता है किडीज? हाँ, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। वेरी गुड। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी से हमको समझाने के लिए बोल रहा है, तो हम इसे कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। पहली टर्मिनोलॉजी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन एंटाइटी? भाई कोऑर्डिनेशन एंटाइटी का मतलब क्या होता है? सीधी सी बात, एक स्क्वायर ब्रैकेट जिसमें तुम्हारा सेंट्रल मेटल एटम हो और वो अपने लिगेंड से जुड़ा हुआ हो, इस पूरे को कोऑर्डिनेशन एंटाइटी बोला जाता है। कोऑर्डिनेशन एंटाइटी कंसिस्ट ऑफ योर सेंट्रल मेटल एटम एंड आपके लिगेंड्स। अच्छा, ये लिगेंड्स ध्यान रखना हमेशा सेम हो ऐसा जरूरी नहीं। जैसे भी आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि कोबाल्ट से अमोनिया के यानी अमाइन के 4 लिगेंड और क्लोरीन के 2 लिगेंड भी जुड़े हुए थे। तो ये पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन एंटाइटी कहलाएगा। मतलब सीधी सी बात आप तो ध्यान रखो, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो आएगा वो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी कहलाएगा। अच्छा, सेंट्रल मेटल एटम तो आप सभी लोग जानते हैं। सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है? सेंट्रल मेटल एटम वो होता है विच इज कनेक्टेड टू लिगेंड्स बाय कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। और आप लोग सब जानते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कैसे बनता है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कैसे बनता है? बाय द एक्सेप्शन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी आपके लिगेंड अपने पूरे के पूरे लोन पेयर इस सेंट्रल मेटल एटम को देके इसके साथ में शेयरिंग कर लेंगे। ठीक है, फिर आपके पास में अगली टर्म कौन सी आती है? लिगेंड्स। अगली टर्म मेरे प्यारे बच्चों के सामने आती है लिगेंड्स। आप लोग सब जानते हैं लिगेंड्स क्या होते हैं? बेसिकली लिगेंड्स आर दोज स्पीशीज दैट डोनेट्स their lone pair of electron to the central metal atom। सेंट्रल मेटल एटम को ये अपने लोन पेयर डोनेट करने के बाद में, अपना लोन पेयर देने के बाद में ये बन जाते हैं लिगेंड्स। अब देखो आपके सामने स्क्रीन पर 2 फोटो बनी हुई है। एक्चुअली ये जो दोनों फोटोज बनी हुई है ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। यहां पर हम लोगों ने लिगेंड्स को क्लासिफाई किया है, हम लोगों ने यहां पर लिगेंड्स को क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। सर डेंटिसिटी का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे कि आप यहां पर ऑब्जर्व कर रहे हो, यहां पर एक तो तुम्हारा नाइट्रोजन लोन पेयर लेके घूमता रहता है, एक तो तुम्हारा नाइट्रोजन लोन पेयर लेके घूमता रहता है। तो एक तो इलेक्ट्रॉन का डोनर नाइट्रोजन है, दूसरा अब यहां पर ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन के पास में खुद के लोन पेयर तो और एक नेगेटिव चार्ज और ले आया। वैसे ये वाले ऑक्सीजन के पास में भी लोन पेयर है और एक नेगेटिव चार्ज और ले आया। इसके पास में भी लोन पेयर, एक नेगेटिव चार्ज ले आया। इसके पास भी लोन पेयर है और एक नेगेटिव चार्ज ले आया। तो टोटल इस कॉम्प्लेक्स को, जिसको EDTA बोला जाता है, EDTA, जिसका फुल फॉर्म है बेटा CH2 को क्या बोलोगे? CH2 इथाइलिन। ये N और ये N इज कॉल्ड एज डायअमाइन। तो इथाइलिन का E, डायअमाइन का D। और आप यहां पर गिनो एसीटेट कितने हैं? CH3 C डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4, ये एसीटेट कहलाते हैं। आपको पता है कि नहीं है? तो एसीटेट कितने हैं? 4। तो टेट्रा का T और एसीटेट का A। तो इथाइलिन डायअमाइन टेट्रा एसीटेट। अब इसके अंदर आप मुझे बताओ कितने एटम लोन पेयर डोनेट करने की ताकत रख रहे हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। तो इसकी डेंसिटी क्या हो गई? इसकी डेंसिटी हो गई 6। और इसको आप हेक्सा डेंटेट या आप लोग इसको पॉली डेंटेट कह के भी बुला सकते हो। ठीक है, कोई परेशानी मेरे प्यारे किडीज?
मेरे प्यारे पकूड़ो, मेरे लाडलो, मेरे गुलजारी लालो, क्या आप लोगों को इसके अंदर कोई भी परेशानी? देख लीजिए। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक एग्जांपल और बताऊं, शायद इधर लिखा हुआ है क्या, स्लाइड्स में हो तो, नहीं लिखा हुआ है, चलो मैं आप बताता हूं। जैसे तुम्हारे पास में CH2 NH2, CH2 NH2। अब आप यहां पर देखो, एक नाइट्रोजन ये लोन पेयर डोनर है और एक नाइट्रोजन ये लोन पेयर डोनर है। इसको बोलते हैं इथाइलिन, क्योंकि देखो सर इथाइलिन नाम क्यों है? अगर आपको मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पता होगा कि जब दो एडजेसेंट कार्बन पर सेम टाइप का फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो वो विसिनल डाइहेलाइड वाला केस बन जाता है। एक तो जेम डाइहेलाइड होता है और एक विसिनल, तो ये विसिनल वाला केस है। और विसिनल को हम अल्काइलिन नाम देते थे, तो क्योंकि यहां पर दो कार्बन है इसलिए इथाइलिन हो गया, इथाइलिन डायमाइन, इथाइलिन डायमाइन, जिसका शॉर्ट फॉर्म EN होता है। तो ये बाइडेंटेड की कैटेगरी में आ गया, ये बाइडेंटेड की कैटेगरी में आ गया। ऐसे मोनोडेंटेड भी होते हैं, जैसे तुम्हारा OH, जैसे तुम्हारा NH3, जैसे तुम्हारा H2O, ये सब तुम्हारे मोनोडेंटेड की कैटेगरी में आते हैं। मतलब इनके पास में एक ही एटम होता है अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, तो ये मोनोडेंटेड की कैटेगरी में आते हैं। क्या बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? वेरी गुड। उसके अलावा अगर आपके पास में एक डायग्राम और आप यहां पर देखो, तो यहां पर आप लोगों को ये जो एग्जाम्पल दिखाई दे रहे हैं ये कहलाते हैं आपके एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं आपके एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एम्बीडेंटेड? बेटा एम्बी का मतलब क्या होता है? वीरू सहस्त्रबुद्धे, जो एक साथ दोनों हाथों से लिख सकते हैं। एम्बी मतलब बोथ। लेकिन यहां पर होंगे दो एटम जो अपना लोन पेयर डोनेट करेंगे सेंट्रल मेटल एटम को, लेकिन एक वक्त पे एक ही करेगा। मतलब मैं भी अगर दोनों हाथों से लिख सकता हूं, लेकिन एक वक्त पर मैं एक ही हाथ का इस्तेमाल करूंगा। एक वक्त पे मैं दोनों हाथों से नहीं लिखूंगा। बस यही डिफरेंस है वीरू सहस्त्रबुद्धे में और हमारे ये लिगेंड में, एम्बीडेंटेड में। इनके पास में दो एटम अवेलेबल है। जैसे यहां पर आप देखो, NO2 लिगेंड को नाइट्रिटो बोला जाता है। अब यहां पर आप देखो, यहां पर तुम्हारे NO2 में यहां पर अपना लोन पेयर नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है सेंट्रल मेटल एटम को, इसको, तो इसका नाम पड़ गया नाइट्रिटो N। N से क्या समझ में आ गया? नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है। एंड यहां पर NO2 में ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है सेंट्रल मेटल एटम को, तो इसको बोल दिया गया नाइट्रिटो O। सिमिलरली नीचे देखो, यहां पर HCN, इसको बोलते हैं थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो S, क्योंकि यहां पर सल्फर डोनेट कर रहा है मेटल को। और इसको बोलते हैं थायोसाइनेटो N, क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है सेंट्रल मेटल एटम को। तो ऐसे लिगेंड्स को एम्बीडेंटेड लिगेंड्स मेरे प्यारे बच्चों, मेरे गुलजारी लालो, मेरे बकुड़ो बोला जाता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ग्रेट। अगला टॉपिक हमारे सामने आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। हम लोग सब जानते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था, दैट इज नंबर ऑफ लिगेंड्स, नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड, नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल एटम। यानी सीधी सी भाषा में आपकी सेकेंडरी वैलेंसी, नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी, दैट इज योर कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है। नाउ अगला टॉपिक आता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। बेटा कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज टेक्निकली रिप्रेजेंटेड टू द ब्रैकेट। वो जो ब्रैकेट नहीं देखा था हम लोगों ने, स्क्वायर ब्रैकेट, ये तुम्हारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के इनसाइड आपको क्या देखने को मिलता है? इनसाइड इट यू विल ऑब्जर्व सेंट्रल मेटल एटम अटैच्ड टू लिगेंड्स, अटैच्ड टू लिगेंड्स, अटैच्ड टू लिगेंड, जैसे कि FeCN6, यहां पर K4। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट बना है ये तुम्हारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर की कैटेगरी में आता है। समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों को बात? पक्का 100% क्लियर? अगला आता है मेरे प्यारे बच्चों कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। जैसे मैंने अभी आप लोगों को वर्नर थ्योरी में बताया था
ये वर्नर अंकल ने हमें बताया था कि ये जो आपके कंपाउंड्स होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये सॉल्ट, जैसे आप NaCl, KCl देखते हो, ये लेटाइस के फॉर्म में होते हैं, इनके नेटवर्क बने हुए होते हैं, लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता, इनका अपना एक पर्टिकुलर शेप होता है। जैसे कि आप देखो, इनका आपको ऑक्टाहेड्रल शेप देखने को मिलेगा जब 6 लिगेंड्स होंगे। अगर 4 लिगेंड्स होंगे सेंट्रल मेटल एटम के आसपास तो आपको टेट्राहेड्रल, और अगर टेट्राहेड्रल नहीं है तो ये 4 लिगेंड्स आपको स्क्वायर प्लेनर, और अगर 5 है सेंट्रल मेटल एटम के आसपास लिगेंड तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और अगर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल नहीं है तो ये 5 लिगेंड स्क्वायर पिरामिडल शेप बनाते हैं। तो ये जो शेप्स है बेसिकली दिस शेप्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम एंड यूनिडेंटेड लिगेंड। देखो यहां पर यूनिडेंटेड लिगेंड का मतलब क्या है, जिनकी डेंसिटी 1 है, जिनकी डेंसिटी 1 है, यानी जो एक वक्त पर एक ही लोन पेयर डोनेट करेंगे, ये उनके साथ की ज्योमेट्री है। यहां पर हम बाइडेंटेड, पॉलीडेंटेड, हेक्साडेंटेड नहीं देख रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। अब देखो बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर इज नथिंग बट द चार्ज, इट इज नथिंग बट द चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम when all the attached ions are removed। ये ऐसा बोला जाता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, अब आपको यहां पर थोड़ा सा अगर और डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप लोगों को मैंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जब पढ़ाया था तब मैंने आप लोगों को लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज क्लासिफाई करवाए थे, जिसमें कि मैंने आपको बताया था वाटर, अमाइन, है ना, ये तुम्हारे न्यूट्रल लिगेंड होते हैं। इथाइलिन डायमाइन ये न्यूट्रल लिगेंड है, लेकिन जैसे EDT है इस पर -4 चार्ज होता है, OH -1 चार्ज, Cl -1 चार्ज, Cn -1 चार्ज। तो ये चार्ज के हिसाब से होता है। तो अगर आपसे कोई बोलता है कि आपके पास में K4FeCN6 है, इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, तो भाई मुझे क्या पता आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर, तो मैं X मान लूं। चलो ग्रेट, मेरे पास में 6 साइनो आयंस है और मैं जानता हूं एक साइनो पर -1 चार्ज होता है। ये मेरा जो नेट कोऑर्डिनेशन सॉल्ट है, ये न्यूट्रल है, नेट चार्ज 0। यहां पर मेरे पास में 4 पोटेशियम है और एक पोटेशियम पर +1 चार्ज होता है। आप लोग सब जानते हैं, बचपन से जानते हैं। तो 4 + 1, 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 4x, 6 मल्टीप्लाई बाय -1, -6 इज इक्वल टू 0। तो x -2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो गई +2। तो यहां पर इस तरीके से आप लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम का चार्ज निकाल सकते हो। क्या ये बात समझ में आ गई? जैसे मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल आपके पास में आपके पास में और भी बहुत सारे कंपाउंड आते हैं। तो आप जैसे कि CO NH3 होल 4 Cl2 और Cl। अब इसका चार्ज निकाल। तो कोबाल्ट को मैंने मान लिया X, अमाइन मेरे पास में 4, अमाइन होते हैं न्यूट्रल इसलिए 0, 2 क्लोरीन अंदर है इसलिए 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस एक क्लोरीन बाहर है -1 और नेट चार्ज है 0। तो X प्लस ये हो गया 0, तो हटाएं। चलो लिख देते हैं -2 और -1। तो X -3 इज इक्वल टू 0, तो X की वैल्यू हो गई +3। इस तरीके से आपके कोबाल्ट पर आ गया +3 चार्ज। क्या ये चीज क्लियर हो गई मेरे प्यारे बच्चों? हाय गाइस, व्हाट्स अप। तो अनअकैडमी से आ गया एक बहुत ही ऑसम सा अपडेट, जिसमें कि हम लोग अनअकैडमी पर ले रहे हैं ओरिएंटेशन वीक फॉर द 8, 9, 10, 10 स्टूडेंट्स, मतलब आपके फाउंडेशन कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स का ओरिएंटेशन वीक। इसमें बहुत सारे एजुकेटर्स मिलकर आप लोगों को गाइड करेंगे कि आप कैसे अपने स्टडीज को इन कैटेगरीज में और इन ओलंपियाड्स की और JEE नीट की प्रिपरेशन के साथ में मैनेज कर सकते हैं। आज गाइज मेरा 7:30 बजे शाम को क्लास है, दैट इज 13th अप्रैल, एंड आप लोगों को 500 रुपीज का अमेजॉन वाउचर मिलेगा जो हमारे क्विज में टॉप 3 आएगा। तो गाइज लिंक डिस्क्रिप्शन में, क्लास अटेंड करना ना भूलें। चलो तो अगला टॉपिक आता है होमोलेटिक एंड हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। देखो बेटा, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का मतलब जिनमें सिर्फ सेम टाइप के लिगेंड्स हो, जिनमें सिर्फ सेम टाइप के लिगेंड्स हो, जैसे कि K4FeCN6
जैसे कि CO NH3 Cl3, ये आपके सेम टाइप के लिगेंड्स है। लेकिन अगर मैं हेटेरोलाइटिक कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो इसके अंदर आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स दिखाई देंगे, जैसे कि CO NH3 Cl2 Cl। अब आप यहां देखो आपको दो तरीके के लिगेंड्स दिखाई दे रहे हैं, CO NH3 H2O 3 पॉजिटिव। इस तरीके के कुछ भी आपके लिगेंड्स हो सकते हैं। मैंने सही लिखा है यहाँ पर, अपन Cl3 लगा देते हैं ये। तो ये सारे लिगेंड्स तुम्हारे हेटेरोलाइटिक टाइप के लिगेंड्स हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ गया भैया हमारा नोमेनक्लेचर वाला पार्ट। चलो तो नोमेनक्लेचर वाले पार्ट को एक एक करके मैं आपको सारे रूल्स बताता चलूंगा। प्रॉपरली आप लोग सारे रूल्स एक बार फटाफट से ऑब्जर्व करेंगे। डिटेल एक्सप्लेनेशन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री मैंने अभी इसी साल अपलोड किया था कुछ समय पहले। आई थिंक क्रैश कोर्स स्टार्ट करने के पहले ही मैंने डिटेल्ड में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ाया है। आप जाओ ग्रेविटी सर्कल कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ऊपर टाइप करो, आपको मेरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ग्रेविटी सर्कल कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री टाइप करते ही आप पिछले सेशन की 2020-21 की या 21-22 की आप किसी भी प्लेलिस्ट फॉलो करेंगे, आपको पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। लेकिन अभी मैं आपको एक बेसिक रूल्स बता देता हूं दैट द पॉजिटिव पार्ट is named first। पॉजिटिव पार्ट is named first। जैसे मान लो आपके पास में यहां पर K4FeCN6 टाइप का कंपाउंड आ जाए, या आपके पास में CO NH3 Cl3 आ जाए। अब आपको यहां पर सबको देख के सबको समझ में आ रहा है कि यहां पर आपके पोटेशियम पर +4 चार्ज है। भाई एक पोटेशियम पर +1 चार्ज होता है, पोटेशियम के 4 आयन्स हैं, तो टोटल चार्ज +4 हो गया। इसका मतलब ये जो तुम्हारे पास में कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है इस पर -4 चार्ज होगा, तभी तो इनके बीच में एक आयोनिक बॉन्ड बना है। अब समझ में ही बात है, जो बाहर काउंटर आयन होता है ना, काउंटर आयन और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बीच में आयोनिक बॉन्ड होता है, और इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर ये सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है। इसीलिए तो ये वाटर में जाने के बाद आयोनाइज नहीं होता, समझ गए? तो ये -4 ये +4। यहां पर आप लोग जानते हैं एक क्लोरीन पर -1 चार्ज, तो 3 क्लोरीन पर -3 चार्ज, मतलब ये जो तुम्हारी पूरी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी बन गई इस पर +3 चार्ज आ जाएगा। तो अब आप यहां पर एक बात समझो कि यहां पर ये पॉजिटिव पार्ट है, यहां पर ये पॉजिटिव पार्ट है, तो यहां पर सबसे पहले इसका नाम होगा, यहां पर सबसे पहले इसका नाम होगा। तो पॉजिटिव पार्ट इज ऑलवेज नेम्ड फर्स्ट। ठीक है, अब यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर तुम्हारा पॉजिटिव पार्ट काउंटर आयन है, तो काउंटर आयन को बस आप लोग लिख देंगे पोटेशियम। पोटेशियम, लेकिन यहां पर ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। तो सेकेंड रूल, in second rule ligands are named before, ligands are named before central metal atom in alphabetical order, in alphabetical order, यानी आप लोगों को ligands को पहले लिखना है सेंट्रल मेटल एटम के इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तीसरा रूल, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा are used to denote the number of ligands। वहीं पर bis, tris, tetrakis are used to denote कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स। जो आपके कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स है जैसे इथाइलिन, डायमाइन, टेट्राएसीटेट,
इस तरीके के जो कॉम्प्लेक्स लिगेंड है, जैसे इथाइलिन, डायअमाइन, टेट्राएसिडेट, इनके नाम में डाई भी है और टेट्रा भी है। तो एक लिगेंड जिसके नाम में ऑलरेडी डाई और टेट्रा है, उसके लिए आप प्रीफिक्स के तौर पर ये कैसे यूज करोगे, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए इनके लिए बिस यूज करेंगे 2 के लिए, ट्रिस यूज करेंगे 3 के लिए, टेट्रा किस यूज करेंगे 4 के लिए। बाकी डाई ट्राई टेट्रा आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हो। कोई परेशानी मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इसके बाद रूल नंबर 4 आता है, दैट central metal atom are named, then central metal atom is named, then central metal atom is named, followed by its oxidation number in parenthesis। जो तुम लोगों को एनसीईआरटी में वर्ड दिया गया है, आप उसे अपनी देशी भाषा में ब्रैकेट लिखें, खुश रहें, आराम से मजे लें जीवन के। अच्छा, रूल नंबर 5 एक बात ध्यान रखिएगा, जो तुम्हारे एन आयोनिक लिगेंड्स है, their name ends with O, while neutral and cationic ligands are named as such। जैसे मान लो तुम्हारे पास में एक न्यूट्रल लिगेंड है जिसका नाम है एक्वा, वाटर H2O, तो एक्वा ही लिखा जाएगा, अमाइन ही लिखा जाएगा, कार्बोनाइल ही लिखा जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास में एनायनिक लिगेंड है जैसे Cl नेगेटिव, तो वो क्लोरो, फ्लोरो, OH नेगेटिव इज नॉट हाइड्रोक्सी, इट इज हाइड्रोक्सो, Cn नेगेटिव इज साइनो, देन तुम्हारा NO2 नेगेटिव नाइट्रिटो, सबके आखिरी में O लगाना पड़ेगा। ठीक है, 6th पॉइंट क्या होगा मेरे गुलजारी लालो? अगर तुम्हारा कॉम्प्लेक्स कैटायोनिक है तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम नॉर्मल लिखा जाएगा। इफ कॉम्प्लेक्स इज कैटायोनिक, देन सेंट्रल मेटल एटम is named as such, but if complex is anionic, then central metal atom's name ends with ATE। आपको इसके नाम के आखिरी में ATE लगाना पड़ेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो अब ये सारे रूल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर अब हम लोग लिखेंगे इस कॉम्प्लेक्स का नाम। कॉम्प्लेक्स के नाम में मुझे दिख रहा है लिगेंड साइनो, और साइनो के एटम आयन दिख रहा है 6, तो 6 के लिए मैं लिखूंगा हेक्सा। Cn एक एनायोनिक लिगेंड है, इसलिए साइनो, हेक्सा साइनो। अच्छा, आयरन, अब देखो आयरन को उसके लैटिन वर्ड में मुझे लिखना पड़ेगा, इसलिए यहां पर मैं लिखूंगा फेरिक, नहीं फेरेट। मैंने ATE लगाया, क्यों? क्योंकि एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है। और अब पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट में मुझे इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना पड़ेगा -6 + 4 2। तो यहां पर मैंने रोमन लैंग्वेज में, रोमन वर्ड में इसका नाम लिख दिया। यहां पर ये कैटायोनिक पार्ट है, तो ये पहले आएगा। तो कैटायोनिक पार्ट में हम इस कॉम्प्लेक्स का नाम पहले लिखेंगे। कॉम्प्लेक्स में मेरे पास में 6 यानी हेक्सा अमाइन नाम का लिगेंड है। इसको मैंने अमाइनो क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अमाइन अमोनिया एक न्यूट्रल लिगेंड है। फिर कोबाल्ट, सर आपने कोबाल्टेट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इसके नाम के आखिरी में AT लगाने की जरूरत नहीं है। ब्रैकेट में मैंने लिखा 3 क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है। और फिर बाहर में तुम्हारा एनायनिक पार्ट यानी तुम्हारा काउंटर आयन को सिंपली उसका नाम लिखना पड़ता है क्लोराइड, और कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्लोराइड 3 है। ये कैसे पता चला? सेंट्रल मेटल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर और उसमें मौजूद लिगेंड। आप जब इसके
ऑक्सीडेशन नंबर्स का सम कर दोगे तो आपको ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू मिल जाएगी, इसलिए नाम में इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती किसी भी तरीके से। क्या बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? चलो एक आध एग्जाम्पल में तुमको प्रैक्टिस करवा देता हूं ताकि कोई परेशानी ना आए इन फ्यूचर। तो एक नाम प्रैक्टिस कर लो, एक दो नाम, बाकी तो हम लोग डिटेल में इसे काफी बार पढ़ चुके हैं और अभी अभी मैंने इसको पढ़ाया भी था, बट फिर भी मजे लेने के लिए आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसका जरा नोमेनक्लेचर करके बताओ क्या होगा। हाँ, तो क्या नाम रखा? सबसे पहले देखा कि सर ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, ये काउंटर आयन एनायन है, तो ये एनायन होने की वजह से हम इसको लास्ट में लिखेंगे, हम इसको प्रेफर करेंगे। अब इसको प्रेफर करने में मेरे पास में दो तरीके के लिगेंड्स हैं। पहला अमाइन एंड वाटर को हम लोग एक्वा बोलते हैं, तो हम यहां पर इसको लिखेंगे एक्वा और अमाइन। ऑब्वियसली अल्फाबेटिकली अमाइन पहले आ रहा है, तो ट्राई क्योंकि 3 अमाइन, फिर लिखेंगे ट्राई एक्वा क्योंकि ये कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स है, इसे क्रोमियम हमें नॉर्मली लिखना है, हमें क्रोमेट ब्रोमेट करने की कुछ जरूरत नहीं है। अच्छा, अमाइन और एक्वा दोनों न्यूट्रल लिगेंड है, इसलिए इन पर 0 चार्ज, क्रोमियम पर x, क्लोरीन पर -3, तो x - 3 इज इक्वल टू 0 यानी x + 3, यानी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 3 निकल आया एंड बाहर लिख दिया क्लोराइड। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से आप लोग नोमेनक्लेचर प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको एनसीईआरटी के अंदर जाकर एग्जाम्पल 9.2, 9.3, आपको एग्जाम्पल 9.2, 9.3 और आपको इंटेक्स्ट क्वेश्चन 9.1 एंड 9.2 तो करके ही रखना है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब गाइस देखो आज हम लोगों ने हमारे क्रैश कोर्स के फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको हाफ चैप्टर रिवाइज करा दिया। अब अगला जो लेक्चर लाऊंगा उसमें सबसे पहले हम आइसोमर्स डिस्कस कर लेंगे, आइसोमर्स के बाद हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिस्कस कर लेंगे और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी डिस्कस कर लेंगे और ये चैप्टर को खत्म करेंगे। तो 2 लेक्चर में आप देखो हम लोगों ने 2 लेक्चर लिए, छोटे छोटे लेक्चर लिए और हमारा काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड कीप स्टडिंग। वीडियो को शेयर करो एंड नया सेशन बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, तो अपने जूनियर्स को प्लीज रेकमेंड करते करते जाना कि ग्रेविटी सर्कल इज द नेम ऑफ केमिस्ट्री। चलो बाय बाय गाइस, टेक केयर, सी यू।